ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन कवर करेंगे सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 30 तक, जिससे अपना एक पार्ट कंप्लीट होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 23 के साथ कि सेक्शन 23 बात क्या करता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 23, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। इसे स्टार्ट करने से पहले अपन एग्जाम्पल को लेके चलेंगे एक। अब कब कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी और कब ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, पहले ये देख लेते हैं। सेक्शन 23 बात करता है कि कौन सी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होंगे। तो अपन को लॉफुल तो पता है क्या होंगे। मान लो इन्हें बोला बी से, आई विल सेल यू माई कार एट ₹5 लाख, और बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो बी ने इसे 5 लाख रुपए दे दिए और बदले में एक ही कार बी के पास आ गई। तो ये तो दोनों ही चीज़ें लॉफुल हो गई। कोई लॉ कहीं मना तो नहीं करता कि आप कार को सेल आउट नहीं कर सकते, तो इसे लॉफुल बोला जाता है। अब अनलॉफुल क्या हो जाएगा। मान लो इसी एग्रीमेंट में क्या होता है, ए और बी, ए को अपनी कार सेल आउट करनी है बी को, बदले में जो बी है वो उसे कोकेन देता है जो कि इनलीगल है। तो इसमें कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट कब अनलॉफुल होगा। मान लो ए बी को 50K देता है और बोलता है कि मर्डर कर दो सी का, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन सेक्शन 23 के साथ। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा अगर वो इन चीज़ों के द्वारा कॉज नहीं हुआ है। पहला, इट इज़ फोरबिडन बाय लॉ, is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law, or is fraudulent, involves or implies injury to the person or property of another. The court regard it as immoral or opposed to public policy. अब धीरे धीरे अपन समझेंगे कि ये क्या बात कर रहा है। अब मान लो कोई चीज़ फोरबिडन बाय लॉ है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ड्रग्स, ये क्या है, फोरबिडन बाय लॉ है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका, अनलॉफुल हो गया, पहली चीज। दूसरा बोलता है इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अब इसका क्या होगा। अब मान लो किसी ने एक एग्रीमेंट किया है किसी के साथ कि मैं तुम्हें इतना अमाउंट पे करूंगा अगर तुम जज को इन्फ्लुएंस कर दो केस के अंडर में। तो ये क्या हो गया, ये डिफीट कर रहा है क्या, प्रोविजंस ऑफ लॉ, इज फ्रॉडलेंट। सेलिंग फेक प्रोडक्ट बाय कन्विंसिंग समवन कि ये प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल है, तो ये क्या हो गया, फ्रॉडलेंट हो गया कि आप किसी को डिसीव कर रहे हो। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन वो इम्प्लाई करता है इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अब जो कोर्ट है उसे रिगार्ड करता है एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में ये आ सकता है एग्रीमेंट फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो सिंपल वर्ड्स में सेक्शन 23 ये कहता है कि कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होंगे। तो ये बताता है कि सारी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होंगे अनलेस या तो फोरबिडन बाय लॉ हैं
और वो सच ऑफ नेचर हैं कि अगर उसे बोल दिया गया तो डिफीट करेंगे किसी प्रोविजंस ऑफ लॉ को, या तो फ्रॉडलेंट है या इन्वॉल्व करते हैं एम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर इन चीज़ों के द्वारा वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं जो कि इसमें मेंशन है, तो वो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, वो लॉफुल होंगे। अब इसका एक इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹10,000। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। हियर बी इज प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ ₹10,000 इन द कंसिडरेशन और ए इज प्रॉमिस टू सेल द हाउस एंड ए इज प्रॉमिस टू सेल द हाउस इन कंसिडरेशन फॉर बी इज प्रॉमिस टू पे 10,000। दिस इज अ लॉफुल कंसिडरेशन। अब इसमें क्या हुआ है, ये भाई साहब जो हैं वो एग्री करते हैं बी को अपना हाउस सेल करने के लिए 10,000 में। अब इसमें क्या हो रहा है, ए का हाउस बी भाई साहब के पास जा रहा है और बी भाई साहब बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं, 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये चीज़ क्या हुई, ये लॉफुल हुआ, इसमें जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं। ए प्रोमिसेस टू पे बी 1,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 6 months if C who owes that sum to B fails to pay it. B promises to grant time to C accordingly. Here the promise for each party is the consideration for the promise of other party and they are lawful consideration. अब ये भाई साहब हैं वो प्रॉमिस करते हैं बी को कि मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा एट द एंड ऑफ 6 months। अगर जो सी है जो ओ करता है सम बी का, वो फेल हो जाता है टू पे और बी इसी वजह से टाइम ग्रांट कर देता है सी को, तो ये क्या है, ये लॉफुल है। अब अनलॉफुल का भी देख लेते हैं। ई क्या बात करता है, ए बी सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमॉन्ग देम ऑफ गेन्स अक्वायर्ड और टू बी अक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। द एग्रीमेंट इज वॉइड एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स इज अनलॉफुल। तो ये क्या हो गया, ए बी और सी 3 लोग हैं, वो एग्रीमेंट करते हैं कि जो भी अपन को अमाउंट मिलेगा उसे अपन डिवाइड कर देंगे अपन तीनों में, जो कि अक्वायर किया गया है बाय फ्रॉड। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका, अनलॉफुल हो गया। तो ये बेसिकली बात करता है सेक्शन 23। सेक्शन 24 बात करता है एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन फॉर one or more objects or any one or any part of any of the several consideration or a single object is unlawful, the agreement is void. अब मान लो अगर दो एग्रीमेंट होते हैं, उसमें से एक तो लॉफुल है एक अनलॉफुल है, ठीक है, तो अगर ये दोनों सेपरेबल होंगे तो ठीक है, उसे लॉफुल वाले को लॉफुल कर दिया जाएगा और अनलॉफुल वाले को अनलॉफुल कर दिया जाएगा। बट इफ़ दे बोथ आर नॉट सेपरेबल तो एग्रीमेंट पूरा ही वॉइड हो जाएगा। इसको अपन इलस्ट्रेशन समझते हैं। ए प्रोमिसेस टू सपरिटेंड ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो एंड एन इनलीगल ट्रैफिक in other articles. B promises to pay to A salary of 10,000 rupees a year. The agreement is void. The object of A's promise and the consideration for B's promise being a part unlawful. मतलब ये पार्ट में अनलॉफुल है और दोनों को अलग भी नहीं किया सकता, तो ये void हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीमेंट बनाने में। अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो सेक्शन 25 क्या बोलता है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर कोई भी एग्रीमेंट आप करते हो, जनरल रूल क्या बोल रहा है, कोई भी एग्रीमेंट जो कि विदाउट कंसिडरेशन है वो क्या हो जाएगा, वॉइड। ये है जनरल रूल। अब इसके एक्सेप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला एक्सेप्शन क्या है,
It is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of documents and is made on account of natural love and affection between the parties standing in real relation to each other or unless. मान लो कोई एग्रीमेंट है जो कि राइटिंग में एंटर किया है, बोला जाता है ना एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होगा। मान लो एक ग्रैंडफादर जी हैं, उन्हें अपने ग्रैंडसन को एक प्रॉपर्टी देनी है नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब आपसी प्यार में उन्हें एक प्रॉपर्टी देनी है अपने ग्रैंडसन को, क्योंकि ये दोनों एक नियर रिलेशन में है। अब अगर मान लो ये कोई एग्रीमेंट में एंटर करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन तो ये वॉइड नहीं होगा। ये पहला एक्सेप्शन है जनरल रूल का, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड का पहला एक्सेप्शन है ये। अगर कोई भी राइटिंग में और रजिस्टर्ड किया गया है अंडर लॉ और दिया गया है ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो कि उन पार्टीज़ के बीच में नियर रिलेशन में है तो वॉइड नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है जनरल रूल का। अब सेकंड एक्सेप्शन क्या बोलता है? इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट a person who has already voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally compellable to do or to do unless। अब पास्ट में किसी ने किसी के लिए कुछ किया है, मान लो बहुत पुराना समय था, ए ने जब बी का डाउनफॉल चल रहा था तो बी को कुछ अमाउंट दिया ए ने और उसने उससे मांगा नहीं। अब ये तो इसके लिए पहले ही कर चुका है, मतलब उसे लोन एडवांस कर चुका है, तो उसने पहले ही अपना पार्ट कर दिया है तो वो लीगली कंपेल कर सकता है दूसरी पार्टी को उसका पार्ट कंपेल करने के लिए। थर्ड, इट इज़ अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विद or his agent generally or specifically authorized that or to pay wholly or in part debt to which the creditor might have enforced payment but law of limitation of suits। मान लो होता क्या है, ए ने बी को पैसा दिया, अब लॉ ऑफ लिमिटेशन बताता है कि ए भाई साहब हैं वो इसी लिमिटेड टाइम में ही सूट फाइल कर सकते हैं फॉर रिकवरी ऑफ मनी, और ए भाई सब भूल जाते हैं। तब होता क्या है, जो पास्ट डेट को है वो सेटिस्फाई करा सकता है एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू, मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन चार्ज विद। तो ये एग्रीमेंट करके जो पुराना है अमाउंट है वो पे कर सकता है सामने वाली पार्टी को। एक्सप्लेनेशन बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी इन बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ द गिफ्ट एक्चुअली मेड। An agreement to which the consent of the promiser is freely given is not void merely because the consideration is inadequate, but the inadequacy of the consideration may be taken into the account of court determine the question whether consent or promise of freely given or not। अब मान लो क्या होता है, किसी ने अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी दूसरी पार्टी को मात्र 1 लाख रुपए में दे दी, तो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं होगा कि वो कंसिडरेशन इनवैलिड है, बट ये डिटरमाइन करने के लिए दिया जा सकता है कि सामने वाली पार्टी की कंसेंट फ्री थी या नहीं थी। तो बेसिकली ये सारे सेक्शंस क्या बता रहे हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो एक्सप्रेसली बाय लॉ ही वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सेक्शन 26 बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड, एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। हम मान लो कोई भी एग्रीमेंट करता है कि इन दोनों की शादी नहीं होगी तो वो वाइड हो जाएगा, बस कंडीशन क्या है कि वो माइनर नहीं होने चाहिए। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेंट फॉर एक्सटेंड लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड टू दैट एक्सटेंडेड वॉइड। मान लो आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि सामने वाला पर्सन कोई लॉफुल ट्रेड नहीं कर पाए, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा और वो लॉफुल ट्रेड कर सकता है। इसका एक्सेप्शन क्या है, सेल ऑफ गुडविल। मान लो मिस्टर ए जो हैं उनका बहुत अच्छा काम चलता था, उनने अपने उसी काम को मतलब उसी बिज़नेस को
मिस्टर बी को सेल आउट कर दिया, अपनी गुडविल भी सेल आउट कर दी। अब जो मिस्टर ए हैं वो उस एरिया में उस बिज़नेस को वापस नहीं कर सकते, ये इसका एक्सेप्शन हो गया। एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। Every agreement by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by using legal proceeding, मतलब सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो कि सामने वाली पार्टी को रोके लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए। अगर आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। इसके कुछ एक्सेप्शन क्या हो गए, मान लो आपने कोई आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज लिख रखा है अपने उसी कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने, तो वो आप कर सकते हैं। बस यही सब है, मतलब इसमें सिंपल ये याद रखना है, आप इन एग्रीमेंट्स को नहीं कर सकते हो, अगर आप करते हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेन, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन आर वॉइड। अब मान लो ये बोलता है बी से कि मैं अपना हाउस बेचूंगा कुछ पैसों में। अब कुछ पैसे क्या होते हैं, तो अनसर्टेनिटी है इसमें, तो ये भी वॉइड हो जाएगा। He agrees to sell to B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty. मतलब ये एग्री करता है बी के साथ कि मैं आपको 100 टन ऑफ ऑयल सेल आउट करूँगा, और ये भी नहीं बताया कि कौन से काइंड का ऑयल है वो, तो वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी हो जाएगा। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड, मतलब सट्टा बाजारी। अगर आप सट्टा करेंगे तो वो भी वॉइड ही होगा एग्रीमेंट, कि इसने बोला कि कल अगर बारिश हो गई या नहीं हुई तो इतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड, मतलब कोई वे ऑफ वेजर एग्रीमेंट होगा वॉइड। नो सूट शैल बी बॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग अलीज टू ऑन एनी वेजर और इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन अबाइड द रिजल्ट ऑफ अ गेम अदर अनसर्टेन इवेंट विच वेजर इज मेड। मतलब आप मान लो आप वेजर में कुछ जीत भी जाते हो तो आप कोर्ट में उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही वॉइड है, कोर्ट अलाउ नहीं करता वेजरिंग एग्रीमेंट्स। इसके एक्सेप्शन क्या होंगे, हॉर्स रेसिंग, क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल्स माना जाता है, जितने भी गेम ऑफ स्किल्स होंगे वो इसके एक्सेप्शंस होंगे। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहें इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।